इस सीरीज का एपिसोड 7 वहीं से शुरू होता है जहां से जॉन अपनी बेटे को आर्मी से बचाने के लिए कार से भागे थे, लेकिन रास्ते में उनकी कार रुक जाती है। जून और अपनी बेटी को अकेले ही आगे भेज देता है और खुद गन लेकर आर्मी का वेट करता है। वो आर्मी पर गोली भी चलाता है, जिस दौरान जॉन को खुद पेट पर गोली लग जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो जिंदा नहीं बचेगा और वो अपनी फैमिली को याद करता है। आर्मी वाले उसे एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में उस एम्बुलेंस का भी एक्सीडेंट हो जाता है। जॉन के अलावा एम्बुलेंस में सारे लोग मारे गए थे और जॉन वहां से कुछ मेडिसिन को उठा लेता है ताकि वो अपने घाव को भर सके और अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए वो वहीं से आगे बढ़ जाता है जहां पर उसने अपनी फैमिली को छोड़ा था। वहां पर जाकर जब वो देखता है तो वहां पर उसकी फैमिली नहीं थी, सिर्फ उनका सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ था। और तब जॉन अपनी बेटी की डॉल को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है। फिर वो अपने घर की तरफ जाता है और पूरे शहर में कोई भी नहीं था और कुछ लोगों को आर्मीज और अथॉरिटीज़ ने अपना बंदी बना लिया था। जिस घर में वो पहले अपनी फैमिली के साथ में रहता था, वहाँ पर वॉर और दंगे के कारण उस घर की हालत देखकर जॉन को बहुत अफसोस होता है। कहानी फिर से पास्ट की तरफ आती है जहाँ पर जॉन और जून अपनी बेटी को लेकर किसी की मदद से देश से निकलने की कोशिश कर रहे थे और शहर में हर तरफ आर्मी पहरा दे रही थी ताकि कोई भी सिटीजन इस देश को छोड़कर नहीं जा सके। वे दोनों कुछ दूर जाकर एक ग्रिफर्ड नाम के आदमी से मिलते हैं जो उनको वहां से निकालने में मदद करने वाला था। ग्रिफर्ड उनके फोन्स को तोड़ देता है ताकि कोई भी उनको ट्रैक नहीं कर पाए और साथ ही उनका बैग भी ले जाने नहीं देता है, नहीं तो पुलिस बैग को देखकर उन पर शक कर सकती थी कि वे लोग यहाँ से भागने वाले हैं। जॉन और उनकी बेटी को कार की डिक्की में डालकर ग्रिफर्ड आगे बढ़ता है और कार की डिक्की के अंदर जून पकड़े जाने के डर से बहुत ज्यादा घबरा रही थी, जिससे कि जॉन उसे कंफर्ट करता है। फिर रास्ते में चेकिंग के लिए आर्मी उनकी कार को रोकती है और एक आदमी डिक्की खोलकर चेक कर भी रहा था, लेकिन फिर भी वो ऐसा दिखाता है जैसे कि डिक्की में कोई भी नहीं है, क्योंकि वो आर्मी मैन ग्रिफर्ड के साथ में मिला हुआ था। कुछ देर के बाद में ग्रिफर्ड उनको एक घर में लाता है कुछ टाइम छुपने के लिए, और वहाँ पर आसपास बहुत दूर तक कोई भी पड़ोसी का घर नहीं था, तो वे लोग आराम से वहाँ पर छुप कर रह सकते थे। और उस सेफ्टी के लिए जॉन को एक गन देकर ग्रिफर्ड उनके नकली पासपोर्ट बनाने जाता है, क्योंकि वे लोग इस देश के पासपोर्ट के साथ में कभी भी वहाँ से नहीं निकल पाएंगे। अगेन कहानी फिर से जॉन की तरफ जाती है, जिसके पास जो लड़कियाँ लेला और समांथा आकर उसे मारकर वो कौन है ऐसा पूछ रही थी। वे लोग जॉन को आर्मी वाला समझ रहे थे क्योंकि उसने आर्मी की जैकेट पहनी हुई थी, और जॉन उनको अपनी हालत और फैमिली के बारे में बताता है। जॉन ने अभी तक अपनी गोली नहीं निकाली थी, जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। तो ये लड़कियां जॉन को अपनी गाड़ी की तरफ लेकर जाती है और गाड़ी के अंदर ही जॉन का इलाज करने लगते हैं, और उस गाड़ी में उनके अलावा क्रिस्टन और पीटर भी थे। जॉन फिर थोड़े टाइम के लिए रेस्ट कर रहा था, तो उसको अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही थी कि किस तरह इन सब हालतों से पहले वो अपनी फैमिली के साथ में खुश था। जॉन जब नींद से उठता है तो उसको समांथा रोती हुई दिखाई देती है, क्योंकि समांथा जब कॉलेज में थी तब वहाँ की सारी लड़कियों को बेबी पैदा करने के लिए हैंडमेड्स बनाने के लिए बंदी बनाकर ले जा रहे थे, जिसमें समांथा भी शामिल थी। लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से भाग गई और उनके दोस्तों के साथ में जो हुआ उसका ट्रॉमा से वो निकल नहीं पा रही थी। वे सभी कनाडा भाग रहे थे, लेकिन जॉन को यहीं पर अपनी फैमिली को ढूंढना था और वो गाड़ी से उतरने की जिद करने लगता है, और तब लेला उसे गन दिखाकर कंट्रोल करती है। कहानी फिर से उसी टाइम पर आती है जहाँ पर जॉन अपनी फैमिली के साथ में ग्रिफर्ड के कहे हुए घर पर था, और वे लोग जब थोड़े टाइम घर के बाहर थे तभी उनके पास में जो नाम का एक आदमी आता है, जो कि उनसे थोड़ी बहुत बातें करके वहां से चला गया था। अब रात होती है और वे सभी ग्रिफर्ड के कहे टाइम पर निकलने के लिए रेडी होते हैं, और जॉन के पास वो गन देख लेती है। जॉन उसे समझाता है कि वो बस उनकी सेफ्टी के लिए उसने एक गन रखी हुई है, और उसी समय उनके दरवाजे पर जो आ जाता है। जो पर भी शक कर रही थी, तो वो उसे भी गन दिखाकर उनके तरफ आने से रोकती है, और जो उनको बताता है कि आर्मी को उनके बारे में पता चल गया है और वो उन्हें ढूंढ रही है। और तो और ग्रिफर्ड भी मर चुका है। ग्रिफर्ड के काम के बारे में पता चलते ही उसको आर्मी वालों ने मारकर सड़क पर फांसी पर लटका दिया है, और जो उनको बॉर्डर पार करने का रास्ता बता देता है। सीन कट होता है और कहानी शिफ्ट होकर जॉन की तरफ आती है, जहाँ पर उनकी गाड़ी कनाडा की बॉर्डर की तरफ आ गई थी, और सभी को जॉन थैंक यू कहता है उनकी मदद करने के लिए। जॉन अब आगे नहीं जा सकता था क्योंकि उसे अपनी फैमिली को ढूंढना था, और पीटर उसे रास्ता बता देता है। लेकिन जाने से पहले लेला जॉन को पास के एक चर्च तक लेकर जाती है, और वहाँ पर आर्मी ने जो फाइट बैक करने वाले लोगों को फांसी दी थी वो उसको दिखाती है,
उस चर्च में लाशें भरी पड़ी हुई थी, जिसे देखकर जॉन भी घबरा जाता है और लेला जॉन को समझाती है कि अगर वो अभी भी अपनी फैमिली के लिए सरकार से लड़ने जाएगा तो उसका हाल भी इन लाशों की तरह होगा और उसके लिए बेहतर यही होगा कि वो अभी भी उनके साथ में कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के गवर्नमेंट से मदद मांगे। और तब जॉन भी लेला की बात पर राजी हो जाता है। फिर रात को वे सभी बोट से कनाडा की तरफ जाते हैं। बोट का ड्राइवर जॉन से उसकी कुछ चीजें उसकी वेडिंग रिंग लेने के बाद ही उसे अपने बोट पर आने देता है और वे लोग बोट पर चढ़ी रहते हैं कि तभी आर्मी उन पर गोलियां चलाने लगती है, जिस दौरान लेला की वहीं पर मौत हो जाती है और वे लोग किसी तरीके से बॉर्डर पार कर लेते हैं। अब अगेन सीन कट होता है और कहानी यहीं से 3 साल के बाद में शुरू होती है, जहां पर हम देखते हैं कि जॉन कनाडा में समानता के साथ में था और उन्होंने वहां पर एक छोटा सा अपार्टमेंट भी ले लिया है। जॉन फिर कनाडा के पॉलिटिशियन रेचल से मिलने जाता है और ऑफिस के बाहर वॉर में मिसिंग हुए कई लोगों के पोस्टर लगे हुए थे। रेचल से मिलने पर वो उस देश की काफी बातें बताने लगता है। तभी रेचल जॉन को वही लेटर देती है जो कि जून ने टीम के जरिए उनको भेजा था। लेटर को देखकर जॉन बहुत खुश होता है क्योंकि उसे पता लग गया था कि जून अभी भी जिंदा है और जॉन को जून से मिलने की एक उम्मीद जाग जाती है। और इसी के साथ में इस सीरीज का एपिसोड 7 खत्म होता है। यहीं से एपिसोड 8 की शुरुआत होती है और यहाँ पर हम देखते हैं जून जो कि निक के साथ में रूम में थी। जून जॉन का वेट तो कर रही थी पर फिर भी वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि जॉन उसे बचाने आएगा और इसीलिए वो खुद का मन बहलाने के लिए निक के पास टाइम बिताने आती है। और हम देखते हैं कि दोनों आजकल रोज ही इंटीमेट होते थे और किसी को पता चलने से पहले ही जून अपने मेन घर में चली जाती थी। अब हमें यहाँ पर निक की कहानी दिखाई जाती है और इन सब हंगामे में निक की जॉब चली गई थी, इसीलिए वो एक करियर काउंसलर के पास में जॉब मांगने के लिए जाता है। वहाँ पर उसे जॉब तो नहीं मिलती है और उल्टा वहाँ के लोग निक के साथ में झगड़ा कर लेते हैं। वहाँ का मैनेजर निक के साथ में कुछ बातें करने के लिए उसे एक कॉफ़ी शॉप में ले जाता है और इसी के जरिए निक को फ्रेड के घर का ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल जाती है। प्रेजेंट टाइम में जून जब अपने रूम में जाती है तो वहाँ पर उसे फ्रेड नजर आता है जो कि उसे कहीं पर ले जाने के लिए अच्छे से रेडी करता है। जून को समझ नहीं आ रहा था कि आजकल इस देश में जो कपड़े मना है उन्हीं कपड़ों को पहनाकर फ्रेड उसे कहां पर ले जा रहा है। और रास्ते में मिले आर्मी को फ्रेड जून को अपनी वाइफ कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है। कुछ ही टाइम में वे लोग एक पार्टी की जगह पर पहुंचते हैं और वहाँ का पूरा माहौल जून को बहुत अजीब लगता है। वहाँ की लड़कियाँ स्ट्रिपर की ड्रेस पहने हुई थी और ड्रिंक के साथ में वहाँ पर पार्टी भी चल रही थी। और देश में अब भले ही ये सब मना हो लेकिन आज भी वे सब चुपकर ऐसी सेक्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं। कहानी फिर से पास्ट की तरफ आती है जहाँ पर निक फ्रेड का ड्राइवर था और कार में जो भी बातें हो रही थी वो सभी निक को भी पता रहती थी। एक दिन फ्रेड कुछ पॉलिटिशियन के साथ कार में ही बातें कर रहा था कि हैंडमेड्स के साथ सेक्स सेरेमनी के दौरान उनकी वाइफ को भी साथ में रखना चाहिए, नहीं तो वाइफ और हैंडमेड्स के बीच में बातें बिगड़ सकती है और इस सेक्स सेरेमनी को एक पूजा की तरह वाइफ के सामने पेश किया जाए ताकि उनको ऑब्जेक्शन न हो कि उनके पति किसी और लड़की के साथ में इंटीमेट हो रहे हों। अब अचानक जून को उसी पार्टी में मोरिया दिखाई देती है और मोरिया भी जून को देखकर बाथरूम की तरफ जाती है। जून मोरिया का इशारा समझकर फ्रेड से परमिशन लेकर बाथरूम में जाती है और वहां पर मोरिया से मिलती है। दोनों एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश थे और मोरिया उसे माफी मांगती है कि उस टाइम उसे जून को छोड़कर अकेले ट्रेन से भागना पड़ा था। लेकिन मोरिया के वहां से भागने के बाद भी मोरिया फिर से कैसे इस सिचुएशन में फंस गई ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब मोरिया और कुछ बता पाती उससे पहले ही मोरिया को एक औरत बुलाकर वहां से ले जाती है। जाने से पहले मोरिया जून को कुछ ही टाइम के बाद में वहीं पर मिलने का वादा करती है। जून और फ्रेड पार्टी में थे और निक को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था जून को फ्रेड के साथ में देखकर। निक को वही टाइम याद आता है जब पहली हैंडमेड ने सुसाइड किया था और क्या पता ये सुसाइड उस हैंडमेड ने फ्रेड की वजह से ही की थी। अब पार्टी में फिर से आने के बाद फ्रेड जून को लेकर एक रूम में जाता है और वहां पर वो उसे बड़े अजीब तरीके से टच करता है। फ्रेड का इरादा यही था कि अपनी वाइफ की मौजूदगी के बिना वो अपनी मर्जी से जून के साथ में इंटीमेट हो सके। अपनी ऐसी हालत के लिए जून रोने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी और उसे किसी चीज के लिए मना करने का भी कोई हक नहीं था। इंटीमेट होने के बाद में जब फ्रेड सो रहा था तो जून रूम से बाहर निकलती है और आसपास सभी रूम की लड़कियों को बुरी तरीके से सेक्सुअली टॉर्चर और उनका रेप किया जा रहा था। वहां से आगे जाने के बाद में एक रूम में जहाँ और भी कई सारी हैंडमेड्स थी जून वहां पर जाती है और वहां पर उसे मोरिया मिल जाती है। जून मोरिया से पूछती है कि वो फिर से इस नरक में कैसे फंस गई तो मोरिया बताती है कि मोरिया प्लान के हिसाब से बोस्टन जाने के लिए ट्रेन में चढ़ी तो थी। वहां से उसे एक आदमी भी मिला जो कि उसे अंडरग्राउंड दूसरे देश में भेजने वाला था, लेकिन आर्मी ने उनको पकड़ लिया और उस आदमी को गोली मार दी। मोरिया को सेक्सुअली टॉर्चर करके फिर से यहीं पर हैंडमेड बनाकर रख दिया गया, लेकिन मोरिया को भागने का रास्ता पता था पर जो कुछ भी उसके साथ में हुआ था
वो इसके बाद में यहाँ से भागने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। जून उसे जॉन के बारे में बताती है कि किस तरह वो यहाँ से जिंदा बचकर निकल चुका है और शायद वो उनकी मदद के लिए कभी भी आ सकता है। लेकिन फिर भी मोरिया को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वे यहाँ से बाहर निकल सकती है। हम देखते हैं एक बार निक ने अथॉरिटीज के एक ऑफिसर को एक आदमी के बारे में उसकी सीक्रेट बातें बता देता है जो बहुत सारी हैंडमेड्स के साथ में इंटीमेट हो चुका था और उस आदमी को आर्मी पकड़कर जेल में ले जा रही थी। हमें पता चलता है कि निक यहाँ पर सभी को इन्फॉर्मेशन देने का काम भी करता था। सीन कट होता है और शिफ्ट होकर सेरेना के पास में आता है जो कि अपने माँ के घर से वापस आ रही थी और फ्रेड ऐसा नाटक कर रहा था जैसे कि वो एक लॉयल हस्बैंड हो। जून जब निक को देखकर स्माइल करती है तो जून अब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, जिसके बदले में जून उसे माफी मांगती है कि उसे इस तरीके से फ्रेड के साथ में रहना पड़ा और वो किसी चीज के लिए मना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन निक यहाँ पर जून से सारे रिश्ते खत्म कर देता है और जून इस बात पर बहुत गुस्सा होती है। उसके मुताबिक निक को उसके लिए कभी फीलिंग थी ही नहीं, वो बस दूसरे के ऑर्डर पर जून को प्रेग्नेंट बनाने में लगा हुआ था और वो ऐसी घटिया लाइफ से बहुत खुश है। पर निक को यहाँ पर सड़क पर फांसी पर लटक नहीं मरना था और ऐसा रिश्ता उन दोनों के लिए खतरा बन सकता था। कुछ टाइम के बाद में सेरेना अपने बचपन की एक चीज जून को गिफ्ट करती है जो कि एक डांसिंग डॉल थी और उस गिफ्ट को देखकर जून को अपनी हालत याद आ रही थी। एक डॉल जो कि बॉक्स के अंदर बंद है, वो सिर्फ तभी नाचती है जब कोई बॉक्स खुलता है। दूसरों के इशारों पर नाचने वाली डॉल जून उसी अलमारी में खुद का एक मैसेज लिखने लगती है कि क्या पता उसकी लाइफ कब तक बची रहे और यही मैसेज उसके बाद में आने वाली किसी हैंडमेड को हिम्मत देगा। लेकिन जून में अभी भी इतनी हिम्मत बची हुई थी कि वो उस बॉक्स में बंद डॉल नहीं बनने वाली थी। और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म होता है। दोस्तों एपिसोड 7 और एपिसोड 8 में हमने देखा कि एक तरफ हजारों मुसीबत से लड़कर जॉन दूसरे देश से जून को बचाने की कोशिश कर रहा है और एक तरफ जून जो कि इस नर्क में किसी तरह एक उम्मीद के सहारे खुद को जिंदा रख रही है। और यहाँ पर हम कुछ मर्दों के कैरेक्टर्स को भी देख पाते हैं कि किस तरह वाइफ के बिना वे लोग हैंडमेड का फायदा उठाते हैं। वहीं मोरिया जैसी कुछ लड़कियां भी है जो कि डर की वजह से वहां से निकलने की उम्मीद खोकर बॉक्स के अंदर बंद उस डॉल की तरफ बनने के लिए राजी हो